वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि आज हमारा जो क्लास है, आज हम क्लास में कुछ ऐसी बातें करेंगे कि यदि आप बीटेक एज ए ड्यूरेशंस पे आप कर रहे हैं तो आपको गेट का एग्जाम क्यों प्रेफर करना चाहिए। तो यदि आप बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक में जो भी आपका जो कोर्स है वो आप कोर्स तो करेंगे ही, आपके पास अंडर ग्रेजुएट की आपको डिग्री मिलेगी। बट हर आदमी की एक ख्वाहिश होती है कि आफ्टर बीटेक हर स्टूडेंट की इंडिया में ख्वाहिश है, चाहे वो वर्ल्ड का कहीं का भी बच्चा हो, यदि वह एक प्रोफेशनल डिग्री ले रहा है तो प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद उसकी ये ख्वाहिश होती है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डिग्री उसके पास एक अच्छी सी जॉब हो, वह ऐसी सी जॉब हो कि जो भी उसके लाइफ का रिक्वायरमेंट है वह रिक्वायरमेंट फुलफिल किया जा सके। तो आप इस तरह से मार्केट में समझ रहे हैं कि जो मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, बल्क अमाउंट ऑफ स्टूडेंट में ईच एंड एवरी ईयर्स हमारे पास जो टेक्निकल ग्रेजुएट बच्चे बाहर आ रहे हैं। कंपनी को यह डिसाइड कर पाना या आपके गवर्नमेंट सेक्टर को यह डिसाइड कर पाना कि इसमें से बेटर हमारा टेक्नोक्रेट्स कौन सा स्टूडेंट्स है, तो उसने अपना एक पैमाना अप्लाई किया, उसने एक पैमाना बनाया कि नहीं, यदि जो मैं इस पैमाने के आधार पर यदि मैं सिलेक्शंस करूंगा तो बच्चा जो मिलेगा मुझे वह एक बेस्ट टेक्नोक्रेट मिलेगा, मुझे मतलब बेस्ट टेक्निकल, मतलब उसका जो स्किल है बहुत मजबूत होगा। तो वह उसने एक गेट एग्जाम्स को प्रेफर किया। हमारे इंडिया में यदि टेक्निकली मैं बात करूं तो सबसे टेक्निकल एग्जाम में यदि टफेस्ट एग्जाम यदि माना जाता है टेक्निकली तो वह गेट एग्जाम माना जाता है। मैंने दो बातें आपसे किया। मेरी पहली बात आपसे यह हुई कि हर आदमी को आफ्टर डिग्री एक प्रोफेशनल अच्छी जॉब मिलनी चाहिए। सेकेंड बात मैंने बोला आपसे कि हर आदमी चाहता है कि देश के एक ऐसे इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ाई करूं जहां का वह सर्वोत्तम इंस्टीट्यूट है यहाँ का। तो आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि यदि मैं टेक्निकल्स की मैं बात कर रहा हूं तो हमारे देश में जो सबसे रिनाउंड इंस्टीट्यूट है वह है आपके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, और इस समय जो IIT है वो 23 IIT है, और एक आपका इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलोर, भारतीय विज्ञान संस्थान। यदि आप खासकर कंप्यूटर साइंस से हैं तो आपके लिए और भी दो तीन जो इंस्टीट्यूट है वो मायने रखते हैं, जिस तरह से आपका टाइफर है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, देन CMI है, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, एंड आपसे मैं एक बात और भी करूं जो आपका इंस्टीट्यूट है ISI, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। यह स्पेशली मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, ये मैं बात आपसे कर रहा हूं कि यह जो इंस्टीट्यूट है ये सारे के सारे गेट कंप्यूटर साइंस, सारे एडमिशन जो है वह गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट को ही लेते हैं। गेट एक ऐसा आपका दायरा है, गेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, गेट एक ऐसा एग्जाम है कि आप केवल एक सिंगल एग्जाम का प्रिपरेशन करें और आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यदि मैंने गेट का एग्जाम न राइट करूं, यदि मैं इंस्टीट्यूट से, मैं ओनली वन इंस्टीट्यूट से ही मैं यदि आपको पैकेज ले लूं, तो बात समझिएगा, यदि हमारे पास यदि आप इंडिया के जिस भी इन अनदर्स, क्योंकि मैंने आपके बात में बता रहा हूं, मैं आपको 3 इंस्टीट्यूट में ही पूरे ऑल इंडिया के पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज को मैं ब्रेक कर रहा हूं। मेरा जो पहला फर्स्ट नंबर पर मैंने फर्स्ट ईयर का जो कॉलेज डाला वो IIT डाला, सेकेंड ईयर पे मैंने डाला NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और थर्ड ईयर पे जो कॉलेज मैंने डाला, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट हो, ऑल इंडिया के सारे इंस्टीट्यूट को मैंने थर्ड ईयर कॉलेज में रख लिया। यदि आप किसी थर्ड ईयर कॉलेज में हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि थर्ड ईयर कॉलेज के बच्चों का प्लेसमेंट अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नहीं होता है, लेकिन मैं उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं जो बल्क अमाउंट ऑफ स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं। इसमें कुछ गिने चुनिंदे बच्चों का ही प्लेसमेंट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में होता है। तो यदि आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहते हैं तो आपको IIT में जाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो यदि मैं ये आपसे बोलूं कि नहीं, यदि आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाह रहे हैं तो आपको गेट का एग्जाम को राइट अप करना होगा। तो मैं इस बात पे अपने आप को स्टॉप किया था, थोड़ा सा बाय डिफॉल्ट मेरे में दूसरी तरफ आया। मैंने बोला कि यदि मान लीजिए कि यदि आपने बीटेक का एग्जाम आफ्टर बीटेक, कंप्लीशन ऑफ आफ्टर बीटेक, यदि आपको जॉब लगती भी है तो मान लीजिए कि आप
5 to 6 लाख की मैं बात बता रहा हूं, यदि आपकी एनुअल सीटीसी लगती है। यदि मैं बात कर लेता हूं बेस्ट की, मैं बात कर रहा हूं बेस्ट, आपको मैंने 10 लाख की मैंने बात किया। यदि आफ्टर बीटेक आपकी 10 लाख की जॉब लगती है, आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आफ्टर 2 साल यदि एक स्टूडेंट यदि वह बीटेक की जॉब करना चाहता है, आफ्टर 1 स्टूडेंट यदि वह बीटेक की जॉब किया, बीटेक की डिग्री कंप्लीट किया और बीटेक की डिग्री कंप्लीट करने के बाद यदि वह 10 लाख की जॉब लेता है, 10 लाख की, मान लीजिए आपका एनुअल सीटीसी यदि आपकी 10 लाख है, एक स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि यह स्टूडेंट यदि यक्स है, यदि एक स्टूडेंट मान लीजिए कि ये स्टूडेंट ये थोड़ा सा स्मार्ट बना दी, इस स्टूडेंट वाई ने आफ्टर बीटेक के बाद उसने क्या किया कि उसने गेट के एग्जाम को राइट अप किया। गेट के एग्जाम राइट अप करने के बाद उसने बेहतरीन तरीके से अपने जो, चाहे वो 3rd ईयर में हो या 4th ईयर में हो, आजकल तो गेट ने 3rd ईयर से ही एग्जाम को राइट अप कराना शुरू कर दिया है। यानी 2nd ईयर से यदि आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आपको 3rd ईयर में ही सर आपको एक बेहतरीन जॉब आपके हाथ में मिल जाएगी। अभी आपका तो 1 साल और भी बचा रहेगा फाइनल ईयर की डिग्री लेते वक्त, मतलब एक जॉब तो आप फिक्स कर लेंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे एक कंपनी की भी ट्राई करनी चाहिए, कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का, तो आपके पास 1 ईयर से भी चांस है, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। यदि गेट का बच्चा यदि राइट अप करता है, गेट का एग्जाम राइट अप करने के बाद, गेट का एग्जाम राइट अप करने के बाद आफ्टर 2 ईयर्स यदि गेट का एग्जाम राइट अप किया और उसको आईआईटी या आईआईएससी, आईआईटी या आईएससी ये इंस्टीट्यूट मिला, इसको बात समझना, थोड़ा सा आप इस पर थोड़ा सा थिंक अबाउट रखना, थोड़ा सोचना इस बात को जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यदि इसकी जॉब की मैं बात करूं और इस बंदे की आफ्टर 2 ईयर्स में बात करूं, आफ्टर 2 ईयर्स तो इसकी मैक्सिमम यदि नियर अबाउट यदि इसका इंक्रीमेंट हुआ होगा, यदि आप बेस्ट किया होगा अपने इस कंपनी में, तो मैं मान सकता हूं कि 12 to 15 के करीब में गया होगा, 12 to 15 लाख के करीब में गया होगा। जरा बात समझिएगा। यदि आप इस बंदे की मैं बात करूं, इस स्टूडेंट की, कि इसका कितना पैकेज जा सकता है, तो आप इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट रिकॉर्ड आप उठा के देख लें। इनके पास 1 करोड़ का पैकेज पाने की उम्मीद है कि नहीं है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा डजंट मैटर, बट ये वाई स्टूडेंट के पास इतनी कैपेबिलिटी है, ये वाई स्टूडेंट के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि यह जो है इसके पास एक्स वाई जेड का प्लेसमेंट होने की पॉसिबिलिटी है। यह डिपेंड करेगा, यदि वो आईआईटी को क्रैक किया हुआ है तो इतनी सी बात तो तय है कि उसका जो टेक्निकल है जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है। यदि उसका टेक्निकल जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन गेट द ड्रीम जॉब। वह प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाएगा, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाएगा तो जो इसका ग्रोथ रेट होगा, इसका ग्रोथ रेट एज कंपेयर टू उसका एक्सपोनेंशियल होगा आपसे। तो जरा इसको सोचिएगा। ये तो केवल मैंने बताया कि यदि आपके जो बल्क अमाउंट ऑफ स्टूडेंट इन इंडिया कि आफ्टर ग्रेजुएशन यदि वो बीटेक के ग्रेजुएशन करने के बाद उनका जो मेन झुकाव यदि कंप्यूटर साइंस के लिए होता है वह प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही होती है। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आप यू कैन गेट अचीव द आफ्टर गेट एग्जाम एंड इंटर्स टू इन ए IIT या एंड IISc। एक बात तो गेट का एक पक्ष हुआ ये कि यदि आपको गेट का एग्जाम क्यों राइट अप करना चाहिए, ये मैंने एज ए कंपेयर बताया। एक नॉर्मल एक बच्चों के अंदर मिथ्य बना हुआ कि गेट एग्जाम बहुत टफ है। मैं आपसे बता दूं गेट एग्जाम कोई टफ नहीं है। इस सिलसिला में इस एग्जाम को इजी करने के लिए आपको ड्रीम जॉब मिले, इस जॉब को ड्रीम मिले, गेट इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग, इस ज्वाइंट एडवेंचर्स, ये ज्वाइंट एडवेंचर्स आपको इस तरह का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहां से आप अपने ड्रीम जॉब को गेट कर सकते हैं, मतलब ड्रीम जॉब आप पा सकते हैं। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से बहुत सारे बच्चे यहां इस प्लेटफॉर्म पे स्टडी किए और अपनी ड्रीम जॉब को पाके आप अपनी लाइफ में सक्सेस हैं। इसी सिलसिला के कड़ी में न्यू अचीवमेंट पाने के लिए इंजीनियर्स एकेडमी इस
कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए 27 तारीख से न्यू बैच ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्टार्ट कर रहा है। तो यू फील फ्री, आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन बैच के लिए, और आप अपना सीट जो है आप रिजर्व कर सकते हैं। अब बात आती है कि यह एक नॉर्मल सा मैंने बात बताया कि जो बच्चा यह पूछेगा कि सर यदि आपने तो सक्सेस का मंत्र तो बताया कि आप यू कैन गेट, तो मैंने इस सिलसिला में बताया कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बात आती है कि कुछ बच्चे बोलेंगे कि क्या सर इसका केवल एक एडमिशन ही इसका फुलफिल क्राइटेरिया है, क्या एडमिशन के सिलसिला से केवल मैं गेट का एग्जाम राइट अप करूं? तो नहीं, तो मैं बोलूंगा केवल ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं हर एक टेक्नोक्रेट का, हर एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट की एक ख्वाहिश होती है, ख्वाब होता है, दिली तमन्ना होती है उसकी कि मैं अपने देश की सेवा कर सकूं, और देश की सेवा करने के लिए उसका सबसे ख्वाहिश होता है कि मैं पीएसयू जैसे कंपनी में मैं जॉब करूं। यहां पे हर आदमी को एक कैरियर स्टेबल चाहिए होता है कि अपनी कैरियर लाइफ में स्ट्रांग मजबूत हो, जिसका कैरियर प्रोफाइल आपका बेटर हो, सोसाइटी में उसकी इज्जत हो। आप बेटर तरीके से जानते हैं कि आज का जो सोसाइटी है वो सबसे ज्यादा डिमांड करता है कि सोसाइटी उसका रेपुटेशन सबका मेंटेन रहे, और सोसाइटी रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए उसके पास एक बेस्ट इंडिया की टॉप ऐसी एक जॉब हो जहां पे वो बच्चा अपनी सीट कंफर्म कर सके, और उस सीट में जाने के लिए उसको सीट को गेट करने के लिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए उसको गेट का एग्जाम राइट अप करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका जो एंट्री गेट है वो गेट के थ्रू ही जाती है। तो जिस तरह की मैंने बात किया कि क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो मैंने पॉसिबिलिटी बताया कि यू कैन गेट आईआईटी, आईआईएससी एंड प्राइवेट जॉब, तो आपने इसका बेनिफिट देखा। देन मैं आपसे बता रहा हूं कि आपके पास यदि गेट के एग्जाम के थ्रू हमारे पास जो देश में पीएसयू हैं, पीएसयू की मैं बात बता रहा हूं, यदि आप इनके लिए एलिजिबल हो सकते हैं और आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। देखिए आपका बेनिफिट क्या है, केवल आप एक एग्जाम को राइट अप करिए, आपको 10 एग्जाम राइट अप करने की जरूरत नहीं है। और दूसर की खास बात क्या है, आप तो बीटेक कर ही रहे हैं, बीटेक करने के बाद तो आपको डिग्री मिलने ही वाली है। तो सर एक काम क्यों नहीं हम लोग साथ में मिलकर करते हैं कि अपनी डिग्री में ही यदि टेक्निकल स्ट्रांग मजबूती लाने के लिए आप जानते हैं क्योंकि आपके जो सेमेस्टर के एग्जाम का इतना प्रेशर होता है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी के सिलसिला में आप जो है बेसिक चीजों को आप किसी कारणवश छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम को राइट अप करना है, क्योंकि मेरे को सेमेस्टर की वापस सेमेस्टर राइट अप करना है। तो आप साथ में ही पैरेलल आप अपने, क्योंकि आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप उसी एग्जाम को जिसको आप राइट अप करने वाले हैं सेमेस्टर में, आप उसको बेहतरीन तरीके से राइट अप करें। और इस बेहतरीन तरीके से राइट अप करने में हम आपके साथ खड़े हैं। इंजीनियर्स एकेडमी आपके साथ खड़ी हुई है। आप इंजीनियर्स एकेडमी के साथ आप एक बार जुड़ के तो देखें, यू कैन फील फ्री। आप हमारे पास जो भी हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हमारे पास स्टूडेंट, आप उसके जुड़ के देखें कि आपके करियर में इंजीनियर्स एकेडमी कितना इनहेंसमेंट ला रही है। तो यदि मैं बात करूं आपसे गेट के लिए, तो गेट पे यदि मैं पीएसयू की मैं बात करूं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, यदि आप गेट का एग्जाम राइट अप करना चाहते हैं, यदि किसी बच्चे का दिली ख्वाहिश होता है सोसाइटिकल रेपुटेशंस या अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए, कि वो चाहता है कि हम अपने देश के रिनाउंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिस तरह से मैं मान लो कि बेसिकली मैं जो बात कर रहा हूं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं, तो आप कहेंगे कि सर मैं जाना चाहता हूं आईओसीएल, मैं यदि जाना चाहता हूं आईओसीएल, यदि कोई बात करना चाहता है कि मैं आईओसीएल जाना चाहता हूं, कोई कहता है कि मैं बीएसएनएल जाना चाहता हूं, बीएसएनएल के बाद कोई बच्चा बोलना चाहता है कि मैं कॉनकर कंपनी में जाना चाहता हूं, और कोई कहता है कि मैं एचपीसीएल में जाना चाहता हूं, एचपीसीएल में जाना चाहता हूं। कोई कहता है आजकल की तो जो भी एग्जाम है मैक्सिमम हमारे देश की जो टॉप इंस्टीट्यूट है, वह जो टॉप पब्लिक सेक्टर है, वह गेट के एग्जाम से, मैंने एक छोटी सी कड़ी में मैंने 5-6 नाम आपको मैंने लिखा। यदि किसी बंदा ने कहा कि नहीं मैं रिसर्च फील्ड में ही जाना चाहूंगा, तो रिसर्च फील्ड में भी जिस तरह से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क है, बार्क के बाद यदि आपसे मैं बात करूं डीआरडीओ, जिसका साइंटिस्ट बनने का मन हो,
वो आप जा सकते हैं। आधी बात आती है कुछ ऐसे भी एग्जाम हैं जो विदाउट गेट स्टूडेंट लेते हैं, लेकिन जो उनका टेक्निकल जो एग्जाम होता है एज कंपेयर टू गेट होता है। जिस तरह से मैं बात करूं, इसरो हमारे देश का रेपुटेड इंस्टीट्यूट है, देश का हमारा रेपुटेड आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जहां से हर एक टेक्नोक्रेट को, हर एक अंडर ग्रेजुएट बीटेक डिग्री वाले बच्चों का एक ख्वाब होता है कि मैं इसमें जॉब करके अपनी देश की सेवा कर सकूं। और यहां पर जाने के लिए आपका एक ही रास्ता है, आपका एक ही गेट है, वह गेट है एंट्री आपका गेट एग्जाम्स। तो आप देखें, आप फ्री हों, फील करें और इस बात को थोड़ा सा समय लें कि जो मैंने आपसे बात कह रहा हूं, जो इंजीनियर्स एकेडमी आपसे बोल रही है, वह इस बात में कितना दम है आपके करियर के लिए। क्योंकि यह एक ऐसा मोड़ है, हर बच्चा एक वह कंफ्यूज होता है कि मैं कंपनी ज्वाइन करूं या कंपनी ना ज्वाइन करूं। अब जरा सोचे कि यदि कंपनी ज्वाइन करने के बाद भी, मैंने आपसे बताया कि आफ्टर 2 इयर्स बाद आप अपने आप को सोचें और उस बच्चे को भी सोचें जो तुरंत उसने जॉब पाया हुआ है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूं। तो आप यू कैन फील फ्री। तो इस कड़ी में, इस सिलसिला में आपको मैं एक टॉपिक्स की मैं बात करने जा रहा हूं, वह एक टॉपिक्स में आपको बताने जा रहा हूं कि यदि आप इंजीनियर्स एकेडमी ही क्यों चूज करें एज ऑन योर प्रिपरेशंस। आपको मैं इसी कड़ी के सिलसिला में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि यदि आपने इस गेट एग्जाम के थ्रू इन ड्रीम जॉब को, इन ड्रीम इंस्टीट्यूट को यदि आप पाना चाह रहे हैं, तो आप जो है केवल और केवल इंजीनियर्स एकेडमी को ही चूज क्यों करें। क्योंकि मैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं बात करने वाला हूं। उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग बेसिक वे से समझने की कोशिश करेंगे। और केवल यही एक टॉपिक नहीं, यहां की मैक्सिमम फैकल्टी इन CS डिपार्टमेंट इसी लेवल से, इसी जोश के साथ ईच एंड एवरी टॉपिक इन गेट सिलेबस, चाहे वह जनरल एप्टीट्यूड हो, चाहे वर्बल एबिलिटी के जो न्यूमेरिकल्स हो, चाहे वह टेक्निकल्स पेपर के प्रॉब्लम है, वह इसी तरीके से समझाते हैं। और आफ्टर यदि आप इस वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि इंजीनियर्स एकेडमी किस तरह की कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसी सिलसिला में। आज हम एक टॉपिक लिए हैं और हमारी जो टॉपिक मैंने जो सेलेक्ट किया हुआ है वह टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम से, सिंक्रोनाइजेशंस। यदि मैं आपसे बात करूं सिंक्रोनाइजेशंस, यदि सिंक्रोनाइजेशंस की मैं बात किया आपसे, तो सिंक्रोनाइजेशंस आप जैसा जानते हैं, यदि मैं नॉर्मल से आपसे बात करूं कि यदि आपका जो 2 प्रोसेस है वह यदि सिंक्रोनाइज्ड नहीं हुआ तो क्या होगा। यदि मैंने आपसे बोला कि हमारे पास 2 प्रोसेस है और 2 प्रोसेस को मैं बोल रहा हूं कि यदि वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं हुआ तो क्या होगा, तो देन हम बात करते हैं आपसे कि जैसे मान लीजिए आपके पास 2 तरह के प्रोसेस होते हैं। आपके पास 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस P1 एंड एक प्रोसेस P2। 2 प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस P1 एंड एक प्रोसेस P2। मैंने जो एक टॉपिक लिया है, एक नॉर्मल सा टॉपिक लिया हुआ है और बहुत बेहतरीन टॉपिक लिया हुआ है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशंस। मैं ये नहीं कह रहा था कि किसी इंस्टीट्यूट में टॉपिक पढ़ाई नहीं जाती, लेकिन इतना मेरा आपसे प्रॉमिस है कि यह एक ऐसी टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम के मैक्सिमम कॉलेज, इंडिया का मैक्सिमम कॉलेज इस टॉपिक को लेफ्ट करके आगे निकल जाते हैं। आप मेरी बात से आप एग्री कर रहे होंगे। तो यदि ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशंस की मैं बात करूं, ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशंस, तो आपके पास 2 तरह की प्रोसेस होती है। एक होती है इंडिपेंडेंट प्रोसेस, दूसरी होती है कोऑपरेटिंग प्रोसेस या कॉन्करेंट प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेस की मैं बात करूं तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है कि यदि वह रन कर रही होगी तो दूसरी प्रोसेस उसका कोई मतलब नहीं है, या दूसरी प्रोसेस रन कर रही होगी तो इस प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है। अब बात आती है कि क्या इनके बीच में हम सिंक्रोनाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका होगा सर नहीं, हम सिंक्रोनाइजेशन क्यों अप्लाई करें इस पर, मैं इस प्रोसेस पर सिंक्रोनाइजेशन क्यों मैं अप्लाई करूं जब एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस से कोई मतलब ही नहीं है।
माय डियर स्टूडेंट, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं आपसे बोलना क्या चाह रहा हूं। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि यदि एक प्रोसेस P1 है, दूसरी प्रोसेस P2 है, तो प्रोसेस P1 के एग्जीक्यूशन पे P2 से कोई मतलब नहीं है, एंड P2 के एग्जीक्यूशन पे सर प्रोसेस P1 का कोई मतलब नहीं है। मतलब मैंने आपसे बोला कि प्रोसेस P1 एंड P2 आप अपने आप में आइसोलेटेड हैं, इनके एग्जीक्यूशन से कोई मतलब किसी से नहीं है। तो आई होप इस पर आपको लगेगा कि सर इसमें मुझे सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं है। बात भी सही है। अब बात आती है कोऑपरेटिंग प्रोसेस। अब कोऑपरेटिंग प्रोसेस का मतलब एक ऐसी प्रोसेस है, यदि प्रोसेस P1 यदि एग्जीक्यूट कर रही है, यदि प्रोसेस P1 यदि एग्जीक्यूट कर रही है एंड प्रोसेस इस P1 एग्जीक्यूशंस ने प्रोसेस P2 के एग्जीक्यूशंस को अफेक्ट कर रही है, या प्रोसेस P2 के एग्जीक्यूशंस द्वारा प्रोसेस P1 का एग्जीक्यूशंस फेल हो रहा है, किसी कारणवश इनके अफेक्शंस आ रहे हैं। मतलब आप इस तरह से कह रहे हैं कि प्रोसेस P1 ने P2 को अफेक्ट किया, या प्रोसेस P2 द्वारा प्रोसेस P1 अफेक्ट हो रहा है, तो देन मैं बोलूंगा कि प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2 आर ए कोऑपरेटिंग प्रोसेस। और जब कोऑपरेटिंग प्रोसेस है, यदि ये कोऑपरेटिंग प्रोसेस है, ये बात सत्य है कि इनके बीच में अब सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, इनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। अब देखें कि दो प्रोसेस है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस एंड कोऑपरेटिंग प्रोसेस। अब बात आती है कि सर यदि सिंक्रोनाइजेशन यदि मैंने फेल किया, यदि मैंने फेल किया, यदि इनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन यदि इंप्लीमेंट नहीं किया, तो जिस तरह सर आपकी लाइफ में भी यदि सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो ये चल के आगे भी आपके लिए खतरा करेगा। तो यदि मैंने आपसे बोला कि यदि आपने सिंक्रोनाइजेशन नहीं अप्लाई किया तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो एक बात याद रखिएगा कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कभी भी इंडिपेंडेंट प्रोसेस पर इंप्लीमेंट नहीं की जाती, जैसा आप जान रहे हैं, क्योंकि एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन आर इंप्लीमेंट इन ओनली इन ए कोऑपरेटिंग प्रोसेस। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन आपका जो इंप्लीमेंट होगा वह इंप्लीमेंट होगा कोऑपरेटिंग प्रोसेस के बीच में। यदि कोऑपरेटिंग प्रोसेस के बीच में यदि प्रोसेस इंप्लीमेंट होगा तो देन हम अप्लाई करते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इन कोऑपरेटिंग प्रोसेस। यदि मैंने आपसे बात किया कि नीड ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, यदि मैंने आपसे बोला कि नीड ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, यदि मैं आपसे बोलूं कि नीड ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशंस, तो आप बोलेंगे इसलिए जरूरत पड़ी कि कुछ कमियां होंगी यहां पर, कुछ ना कुछ तो इसकी कमियां होंगी यहां पर। आई होप आप समझ रहे होंगे क्या कमियां होंगी। यदि आपने सिंक्रोनाइजेशन इसके बीच में फेल किया तो इसका मतलब है, सिंक्रोनाइजेशन फेल होने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट कि इनके बीच में इनकंसिस्टेंट ऑफ रिजल्ट आएगा। क्या आएगा? आपसे ही मैं बात कर रहा हूं, क्या आएगा? इनकंसिस्टेंट ऑफ रिजल्ट आएगा, इनके बीच में आएगा। यदि आपने सिंक्रोनाइजेशन फेल किया तो आपको एक प्रॉब्लम आने की है, इनकंसिस्टेंट ऑफ रिजल्ट। इनकंसिस्टेंट ऑफ रिजल्ट, जो आना था वो ना आके कुछ और आ जाएगा। सेकेंड, इनकंसिस्टेंट ऑफ रिजल्ट आया, इनकंसिस्टेंट ऑफ रिजल्ट आया, और सेकेंड आने की पॉसिबिलिटी है कि आपका लॉस ऑफ डेटा हो सकता है। आपका क्या हो सकता है? यदि आपने सिंक्रोनाइजेशन यदि नहीं अप्लाई किया, यदि आपने सिंक्रोनाइजेशन नहीं अप्लाई किया तो आपका लॉस ऑफ डेटा हो सकता है। क्या होगा आपका? लॉस ऑफ डेटा। लॉस ऑफ डेटा होने की पॉसिबिलिटी है। और अगला, यदि आपने सिंक्रोनाइजेशन नहीं अप्लाई किया तो मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो आप बोलेंगे मे बी लीड टू ए डेडलॉक। मे बी लीड टू डेडलॉक, मे बी लीड टू डेडलॉक। डेडलॉक में जाने की पॉसिबिलिटी है। और आप जानते हैं कि ये जो 3 प्रॉब्लम्स हैं, ये 3 प्रॉब्लम्स हैं। यदि आपने सिंक्रोनाइजेशन से नहीं अप्लाई किया तो यदि इनकंसिस्टेंट ऑफ रिजल्ट आने की मैं बात करूं तो यह जो प्रॉब्लम देता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम।
प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, जो आपने प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के बीच में यदि आपने इंप्लीमेंट नहीं किया तो आपको क्या आने की पॉसिबिलिटी है? आपको यह आने की पॉसिबिलिटी है कि उसमें इनकंसिस्टेंट ऑफ रिजल्ट आ सकता है। बात करें कि लॉस ऑफ डेटा कहां पे आने की पॉसिबिलिटी है, तो आप बोलेंगे स्पूलर डायरेक्टरी प्रॉब्लम, स्पूलर डायरेक्टरी प्रॉब्लम। यदि मैं इनको विदाउट सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम में स्टार्ट कर दूं तो मुझे स्पूलर डायरेक्टरी प्रॉब्लम एक ऐसा है जो लॉस ऑफ डेटा दे सकता है। एंड अब मैं बात करता हूं कि लीड की मैं बात करूं कि यदि आपका डेडलॉक आने की क्या पॉसिबिलिटी, यदि आपके पास प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P2 है, आपके पास दो रिसोर्स हैं, एक प्रोसेस आपने P1 को एलोकेट कर दिया, एक प्रोसेस P2 को एलोकेट कर दिया, तो मे बी पॉसिबल है डेडलॉक। मैं उसकी बात करूंगा आगे कैसे हो सकता है। हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में इसकी डिटेल हम लोग डिटेलिंग करते हैं कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं। अब बात करते हैं कि यदि आपका बात बनेगा सर आप तो बात तो सही कह रहे हो कि यदि मैं इनके बीच में सिंक्रोनाइजेशंस नहीं इंप्लीमेंट किया, यदि इनके बीच में सिंक्रोनाइजेशंस नहीं इंप्लीमेंट किया तो जो हमारे पास एक बात बताओ कि इनकंसिस्टेंट ऑफ रिजल्ट की आप बात कर रहे हो, आप मुझे इसका प्रैक्टिकल बता दो कैसे होता है कि इनकंसिस्टेंट ऑफ रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। आप मुझे यह प्रूफ कर दो कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में यह देखो सर कि आपका मैंने प्रूफ किया कि इनकंसिस्टेंट ऑफ रिजल्ट आ सकता है। आइए देखते हैं उसको। आप हमारे साथ हैं, आप हमारे इंजीनियर्स एकेडमी के साथ जुड़े हैं, तो मैं यहां पर मैं एक बात बता दूं, यहां पर केवल और केवल ऐसी नहीं है कि मैं केवल एक बात बोल के निकल जाऊं। उस बात को क्यों ऐसी आई है, इस सारी चीजों की बात एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशंस दी जाती है। ऐसा नहीं कि मैं केवल ये लाइन बोल रहा हूं कि इनकंसिस्टेंट ऑफ रिजल्ट का मतलब है कि केवल प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम नहीं। यह इनकंसिस्टेंट ऑफ रिजल्ट क्यों इंडिकेट करती है, इसको मैंने इनकंसिस्टेंट ऑफ रिजल्ट प्रॉब्लम क्यों मैंने बोला, आइए प्रूफ करते हैं। बात आती है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम्स। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम्स यदि मैं बात करूं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, यदि मैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम की मैं आपसे बात करूं, बात समझना, यदि मैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम की मैं बात करूं तो बात समझना, एक साइड आपके पास प्रोड्यूसर होगा, एक साइड आपके पास क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा, और एक साइड आपके पास होगा कंज्यूमर। बात समझना, इसका एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर की एक खास बात है। क्या खास बात है, क्या कुछ इनके क्राइटेरिया है, वह क्राइटेरिया भी मैं इस प्रॉब्लम, इसको मैंने प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्यों ही बोला। आप किसी भी यदि इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया तो आप उसको प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपके पास एक कॉमन बफर होगा, उसने बोला कि कॉमन बफर होगा, कॉमन बफर होगा जो प्रोड्यूसर भी यूज कर रहा है एंड कंज्यूमर भी यूज कर रहा है। बात समझना, एक कॉमन बफर होगा जिसको प्रोड्यूसर भी यूज कर रहा है एंड कंज्यूमर भी यूज कर रहा है। मैं आपकी बात कर रहा हूं विदाउट सिंक्रोनाइजेशन। यदि हमने सिंक्रोनाइजेशन नहीं अप्लाई किया हुआ है तो उसने बोला कि एक बफर होगा। इस बफर ने प्रोड्यूसर का क्या मेन खास बात है कि जो भी आइटम प्रोड्यूस करेगा इस आइटम प्रोड्यूस को इस बफर में रखेगा, इस बफर में रखेगा। दूसर की बात कि यदि बफर यदि फुल हो जाएगा तो प्रोड्यूसर आइटम प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये क्राइटेरिया है प्रोड्यूसर के लिए। यदि आपका बफर फुल हो गया तो प्रोड्यूसर उसमें नया आइटम नहीं प्रोड्यूस करेगा। अब कंज्यूमर की खास बात है कि इस कंज्यूमर ने इस यहां से इस बफर से, ये जिसको मैं शेयर्ड बफर बोलूंगा, ये मेरे पास शेयर्ड बफर है। शेयर्ड बफर इसलिए लिखा क्योंकि प्रोड्यूसर भी शेयर कर रहा है एंड कंज्यूमर भी आपका इसी बफर को यूज कर रहा है। और ये शेयर्ड बफर आपका बाउंडेड बफर है, अनबाउंडेड बफर मैंने नहीं लिया हुआ है, ये बाउंडेड बफर है। आप लिख सकते हैं शेयर्ड बाउंडेड बफर। अब बात आती कंज्यूमर के लिए। अब सर मुझे बता दो कंज्यूमर का क्या रोल है। कंज्यूमर का यह रोल है कि वह यदि उसको कंज्यूम करना है तो इस बफर से ही कंज्यूम करेगा। इसके लिए सर मैंने क्या लिमिटेशंस माय डियर स्टूडेंट लगाया, मैंने यह लगाया, इस पर एक क्राइटेरिया यह अप्लाई कर दिया कि यदि आपका बफर एम्प्टी हो जाए,
यदि आपका बफर इम्पटी हो जाए तो कंज्यूमर कंज्यूम करना बंद कर देगा। तो सम पीस ऑफ कोड मैंने लिखा, सम पीस ऑफ कोड मैंने लिखा। अब जरा एक बात समझिए, मेरे पास एक काउंट नाम का वेरिएबल होगा, मेरे पास क्या होगा, एक काउंट नाम का वेरिएबल, और इसी काउंट नाम के वेरिएबल पर ही, इसी काउंट नाम के वेरिएबल पर ही प्रोड्यूसर और कंज्यूमर अपने डेटा का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यदि इसमें काउंट की वैल्यू सर मैंने अभी ले लिया 4, यदि मैंने काउंट की वैल्यू यदि मैंने 4 लिया, बात समझिएगा, काउंट की यदि वैल्यू 4 लिया, जरा इसके सिनेरियो पर सोचिए कि प्रोड्यूसर ने यदि एक आइटम प्रोड्यूस किया होगा तो इनके बीच में कहीं एक कोड होगा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट प्लस 1। यदि मैं बात करूं तो मतलब यदि शुरुआत की वैल्यू यदि काउंट की वैल्यू यदि 4 है और प्रोड्यूसर ने एक आइटम प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूसर ने एक आइटम प्रोड्यूस किया तो काउंट की वैल्यू सर 1 बढ़ जाएगी। यदि इसी तरह सर उस कंज्यूमर ने इस आइटम को कंज्यूम किया, कंज्यूम करने के बाद काउंट की वैल्यू काउंट इक्वल टू काउंट -1 हो जाएगी, काउंट -1 हो जाएगी, काउंट -1 हो जाएगी। और देन आपका, तो एक बात बताएं, आप एक बात बताएं, आपसे ही मैं पूछ रहा हूं, यदि मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि इस कॉन्सेप्ट पर यदि आपकी काउंट की वैल्यू यदि एक 4 थी और काउंट ने एक प्रोड्यूसर ने एक आइटम प्रोड्यूस किया, तो बोले जी सर हाँ प्रोड्यूस किया, और कंज्यूमर ने उसी आइटम को कंज्यूम कर लिया, तो सर आइटम कितने बचेंगे आपके पास इन योर बफर? तो बोलेंगे सर काउंट की वैल्यू तो 4 ही आनी चाहिए थी, कंसिस्टेंट रिजल्ट के लिए 4 ही आना चाहिए था, 4 ही आना चाहिए था। तो यह जो कोड है, यह जो काउंट है, एक शेयर्ड बफर आपका शेयरेबल है, काउंट भी आपका शेयरेबल है। तो जरा सोचते हैं कि प्रोड्यूसर के लिए जो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, इस प्रोड्यूसर के लिए जो मैंने एक स्टेटमेंट क्या लिखा कि काउंट, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 मैंने लिखा। कंज्यूमर के लिए मैंने एक कोड क्या लिखा, कंज्यूमर के लिए, तो कंज्यूमर के लिए मैंने एक कोड लिखा काउंट इक्वल टू काउंट -1 एक लिखा। बात समझ रहे हैं ना, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 एंड काउंट इक्वल टू काउंट -1। मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। यदि मैं इसका असेंबली कोड की मैं बात करूं तो मैंने लिखा लोड RP इक्वल टू, मैंने प्रोड्यूसर के लिए एक रजिस्टर लिया, लोकल रजिस्टर, मैंने काउंट कर दिया, और मैंने यहां से बोला इंक्रीमेंट INC RP कर दिया, और फिर मैंने कहा किया कि स्टोर ऑफ यम ऑफ काउंट, यम ऑफ काउंट और इक्वल टू मैंने RP कर दिया। बात समझिएगा, या मेरे पास एक इंस्ट्रक्शंस I1 है, या इंस्ट्रक्शंस I2 है, या इंस्ट्रक्शंस I3 है। जरा बात समझना, आप इसको बेहतरीन वे में समझने की कोशिश करना, आप इसको बेहतरीन वे में समझने की कोशिश करना। यदि मैंने यहां पर सर यदि असेंबली कोड लिखने की कोशिश किया तो मैंने इसको 4 कर दिया, 4 का मतलब मैंने नाम दिया हुआ है 4, यानी आप P1, P2, P3 भी नाम लिख सकते हैं कि जो मेरे पास प्रोसेस है। क्योंकि मैं प्रोसेस की ही बात कर रहा हूं तो आप प्रोसेस ही लिख लो, सबसे बेटर होगा, आप प्रोसेस ही लिख लो, सबसे बेटर होगा। क्योंकि हम OS की बात कर रहा हूं तो ये मेरे पास P1 प्रोसेस है, ये मेरे पास P2 है, ये मेरे पास P3 है, और मैं यहाँ की बात करूं तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि मेरे पास ये P4 है। P4 के लिए मैंने क्या बोला, लोड, लोड RC मैंने इसलिए लिया कि कंज्यूमर ने अपने लोकल रजिस्टर्स के पास, आप समझ लीजिए हर प्रोसेस के पास अपना खुद का एक लोकल जनरल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं। आपका ओपन डिस्क डिवाइस का डिटेल होता है, मैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में डिटेल बात होती है। तो जनरल पर्पज रजिस्टर्स हुआ, यानी यम ऑफ काउंट, यम ऑफ काउंट, और P5 की मैं बात करूं तो आपका हो जाएगा डिक्रीमेंट R ऑफ C, और P6 की मैं बात करूं तो स्टोर यम ऑफ काउंट इक्वल टू कॉमा RC। जरा देखना, ये आपके पास 6 प्रोसेस है, यह 6 प्रोसेस है। यदि आप इस प्रोसेस को शेड्यूल्ड करो,
चाहे आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SJF, SRTF, LJF, LRTF, प्रोटी का प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव HR, RRN एंड राउंड रोबिन शेड्यूलिंग या मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग या मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग। आप एनी शेड्यूलिंग पे अप्लाई करना, बट मैं उस बेहतरीन शेड्यूलिंग की बात कर रहा हूं जिसमें प्रिम्पशंस भी होने के बाद भी स्टारवेशंस नहीं आता। मैं अप्लाई करने जा रहा हूं राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। राउंड रोबिन एक ऐसी शेड्यूलिंग है जिसमें प्रिम्पशन भी मैं दूं तो स्टारवेशन नहीं आता। मैं बेस्ट से बेस्ट इनओएस की शेड्यूलिंग अप्लाई करके देखूंगा और मैं इसको कोशिश करूंगा कि हमारा इनकंसिस्टेंट ऑफ रिजल्ट ना आए। आइए, अभी मैंने क्या बोला कि यदि आपने शेड्यूलिंग अप्लाई किया, यदि आपने शेड्यूलिंग अप्लाई किया, शेड्यूलिंग अप्लाई करने के बाद, यदि आपने शेड्यूलिंग अप्लाई किया, शेड्यूलिंग अप्लाई करने के बाद जरा सोचिए कि यहां से मेरा शेड्यूलिंग चालू होता है, मेरा यहां से शेड्यूलिंग चालू होता है। फर्स्ट चलता है P1, देन चलता है P2, बात समझना, देन चलता है P1, देन चलता है P2। मान लेता हूं कि हर एक प्रोसेस का वन ही बस टाइम है, वन ही बस टाइम है, 0 और 1 और 2। यदि जरा बात समझिएगा कि यहां पर यदि उसने किया कि एक RP नाम का रजिस्टर था लोकल और यम काउंट में वैल्यू सर 4 है, यम काउंट में वैल्यू क्या है 4 है, तो उस 4 को यहां पे रीड कर लेगा। 4 को रीड करने के बाद यदि इंक्रीमेंट RP होगा तो RP इक्वल टू RP प्लस 1, RP इक्वल टू क्या हो जाएगा RP प्लस 1, यहां पर वैल्यू हो जाएगी 5 और यहां पर आ गया प्रीम्पशन। यहां पर क्या आ गया प्रीम्पशन, यहां पे आपको मिल गया प्रीम्पशन, यहां पे आपको मिल गया प्रीम्पशन। यदि यहां पर प्रीम्पशन हो गया, यानी प्रीम्पशन का मतलब होता है प्रिम्प्ट हो जाना, टेम्पोरली स्टॉप हो जाना। प्रीम्पशन का मतलब टेम्पोरली स्टॉप, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि बाहर कहीं चला जाना, कुछ कारण बस से सिस्टम प्रोसेस की प्रीएम्प्ट हो गई, कुछ रुकावट आ गया, कुछ आईओ की कमी हो गई, लेकिन वो जब जगेगा तो देन एग्जीक्यूशन आपका यहीं से स्टार्ट करेगा। P2 आया, उसके बाद आपके पास आता है P4 और P4 आया तो 3 पर आया। तो मैं कहता हूं कि यहां पर जो इसके पास लोकल रजिस्टर RC की वैल्यू है ये भी 4 पढ़ेगा। और देन आपके पास आया P5 और P5 कहता है कि एक वैल्यू जो है डिक्रीमेंट कर दीजिए, और यहीं पर ये भी आया, यहीं पर ये भी आया, यहां पर ये आपका फिर से अगेन ये भी प्रीएम्प्ट कर गया, ये भी क्या किया प्रीएम्प्ट कर गया, ये प्रीएम्प्ट कर गया, ये भी प्रीएम्प्ट कर गया। और जब प्रीएम्प्ट कर गया तो आप जानते हैं, मतलब या तो आप ऐसे बोल सकते हैं टाइम क्वांटा एक्सपायर कर गया, टाइम क्वांटा एक्सपायर कर गया। आप ऐसे भी मान सकते हैं कि टाइम क्वांटा एक्सपायर कर गया। TQ की वैल्यू मैंने सर 2 ले लिया, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब यहां से मैं P3 चलूंगा। P3 क्या बोलता है, P3 क्या बोलता है, यदि यहां से 4 और 5 1 बस टाइम है तो कहता है कि जो आपका एक्चुअल काउंट की वैल्यू है, जो एक्चुअल काउंट की वैल्यू यदि आपने बीच में रखा हुआ, पहले था 4, यदि ये वैल्यू होगा तो क्या बोलना चाहता है यम काउंट ऑफ RP, और RP में जो 5 है 5 वैल्यू यम काउंट में चली जाएगी, यानी 5 होगा। यदि इसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन हुआ तो देन प्रीएम्पशन से आगे बढ़ेगा, क्योंकि आगे बढ़ा था तभी आगे बढ़ेगा। तो यहां से मैं P6 एग्जीक्यूट करूंगा। यदि मैंने P6 एग्जीक्यूट किया है और ये इसका 6, तो कहता है कि डिक्रीमेंट यहां पर RC की वैल्यू 3 आई हुई है, यहां से 4 रीड किया था, यहां की वैल्यू क्या करेगा, इसको वह 3 कॉपी कर देगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जब काउंट की वैल्यू 4 थी, काउंट की वैल्यू यदि 4 थी और प्रोड्यूसर ने एक आइटम प्रोड्यूस किया, कंज्यूमर ने उस आइटम को कंज्यूम कर लिया, तो कितना होना चाहिए था? तो आपको बोलना चाहिए था सर 4 ही आना चाहिए था। क्या 4 आया? तो आप बोलेंगे नहीं 4 नहीं आया। इसका मतलब कि आपका जो रिजल्ट है वह गलत है। तो इसका एक गलत आने का मतलब है कि यदि प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर, यानी प्रोड्यूसर लेस देन C लिखने का मतलब क्या है, मतलब प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर अपना एग्जीक्यूशन फिनिश अप कर रहा है, तो आपका रिजल्ट बदल कैसे रहा है? तो आपका रिजल्ट पहले 4 हुआ, देन आपका 5 हुआ और देन आपका 3 हुआ। ये बात याद रखिएगा, यदि 4 हुआ, देन 5 हुआ, देन 3 हुआ।
आप बात को समझ रहे होंगे। आप इसी प्रॉब्लम पर आए, और देन मैं इसी को और यहीं पर, क्योंकि मैं इसलिए साथ में लेके चल रहा हूं कि आपको इसका सब्जेक्ट का फीलिंग आ सके, आप इस सब्जेक्ट को प्रॉपर वे में फील कर सकें कि कंप्यूटर साइंस के जितने भी पेपर्स जो गेट में आते हैं और आपकी ड्रीम जॉब को अलॉट करा सके, इंजीनियर्स एकेडमी पर जो फैकल्टी है वो किस तरह से सब्जेक्ट को डील करती है, मैं पर्टिकुलर में आपको इस सिलसिला की कड़ी में मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब मैं बात किया कि यदि ये कहानी है, तो इस कहानी पे सर यदि मैं आपसे अगली में बात करूं, जरा सोचिएगा कि मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि यदि इस राउंड रोबिन शेड्यूलिंग है, मेरे पास आरआर शेड्यूलिंग है और मैंने टाइम क्वांटा आपको 2 लिया, मैंने या बेस्ट शेड्यूलिंग लिया या मैंने बेस्ट शेड्यूलिंग लिया, और इस बेस्ट शेड्यूलिंग में मुझे ये कमियां मिल रही हैं। यदि मैंने कहा कि जरा सोचें कि मैंने यहां से P4 से स्टार्ट चालू किया, यदि मैंने P4 से स्टार्ट किया, मैंने बोला कि ये किस, तो ये भी तो बन सकता है RC = 4, RC = 4, मैंने कहा कि RR फिर शेड्यूलिंग लिया, टाइम क्वांटा मैंने 2 का ही लिया। यदि मैंने इस शेड्यूलिंग को फिर से अप्लाई किया, मैंने अप्लाई किया, तो मैंने चला P4 और हर एक प्रोसेस का मैंने बस टाइम 1 लिया हुआ, तो यहां पर मुझे मिल जाएगा 1, और यहां पर मैंने चला P5, यहां पर मिल जाएगा 2, जरा बात समझना, यहां पर मुझे मिल जाएगा प्रियम्पशन। यदि मैंने इसको यहां पर प्रियम्प्ट कर दिया, तो प्रियम्प्ट करने के बाद 4 की वैल्यू क्या हो चुकी है, 4 तो रीड किया, अब ये 3 हो गया। जब ये 3 हुआ, अब बात करते हैं कि जब मैंने यहां से P1 स्टार्ट किया, तो फिर मैं यहां से बोलना चाह रहा हूं कि मैंने एक RP नाम का एक रजिस्टर लिया, वहां पे अभी 4 ही, क्योंकि यह जो 3 है बाय डियर स्टूडेंट, केवल अपने लोकल रजिस्टर में बदली हुई है वैल्यू, मेन काउंट में जाके वैल्यू को नहीं बदला है। यदि यहां पर P2 की वैल्यू यदि आप P4 है, P2 की वैल्यू यदि यहां पर P4 है, तो यदि मैंने बोला कि यहां पर P1 चला, P1 के बाद यदि 3 हुआ, दिन प्रोसेस P2 चला, यहां पर 4 आया, यदि यह प्रियम्प्ट हो गया, यहां पर यदि यह प्रियम्प्ट हुआ, यदि यहां पर यह प्रियम्प्ट हुआ, तो 4 की वैल्यू हो गई 5, क्योंकि इंक्रीमेंट किया हुआ, इंक्रीमेंट RP। देन मैं बात करूं आपसे, या प्रियम्प्ट होने के बाद आपके पास चलेगा P6 और P6 चला तो 5, तो देन वैल्यू जो आपकी जो अब जो काउंट की वैल्यू यदि मैं ले रहा हूं, इसके लिए जो मैं पर्टिकुलर वैल्यू ले रहा हूं कि पहले काउंट की वैल्यू 4 थी, 4 के बाद वैल्यू हुई 3 और P3 चला, यहां पर हुआ 6, तो इसकी वैल्यू को कर दिया 5, अपनी वैल्यू से अपडेट कर दिया। तो कंज्यूमर लेस देन प्रोड्यूसर, लेस देन का मतलब प्रोड्यूसर का मतलब है कि आपका जो कंज्यूमर जो है प्रोड्यूसर से पीछे अपना एग्जीक्यूशन मतलब पहले ही फिनिश अप कर ले रहा है, प्रोड्यूसर रेस को जीत रहा है। यहां पर कंज्यूमर रेस को जीत रहा है, यहां पर प्रोड्यूसर रेस को जीत रहा है, तो आपकी जो वैल्यू चर पहले 4 देन 3 देन 5, यहां पर 3। आपने क्या देखा, यदि इस रेस को, इस सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशंस को सर यदि मैंने कंज्यूमर को बाद में कर रहा हूं और प्रोड्यूसर को बाद में भी कर रहा हूं, तो मेरा रिजल्ट 4 ना आके आपका रिजल्ट आया 3 और 5। आपका रिजल्ट कैसा आया, 3 और 5। तो इसी को बोला जाता है रेस कंडीशंस, और रेस कंडीशंस का मतलब ही होता है कि आपका जो प्रोसेस यानी प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन जो रिजल्ट है, यदि आप पूरी कहानी मत समझिए, आप इतना से समझिए कि जो आपका रिजल्ट जो आने वाला है वह रिजल्ट डिपेंड करता है अपने प्रोसेस के एग्जीक्यूशन सीक्वेंस पे। यदि आपका रिजल्ट जो काउंट = 4 है बट 4 नहीं आया, वो 4 नहीं आया क्योंकि आपका लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन था, क्योंकि इसमें रेस होड़ मची थी कि मेरा रिजल्ट पहले आएगा तो मेरा कैलकुलेशन मेरा पहले होगा, क्योंकि ये जो कोड था एक कॉमन कोड था, वो प्रोड्यूसर भी यूज कर रहा था वो कोड और कंज्यूमर भी कोड यूज कर रहा था, और आपाधापी में कि मैं पहले एग्जीक्यूट करूं क्योंकि आपने प्रॉपर वे में सिंक्रोनाइज्ड नहीं किया था। यदि आप अपनी लाइफ में भी यदि प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं करेंगे तो इस तरह ही आपके रिजल्ट इनकंसिस्टेंट होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यदि मैंने बोला कि यदि प्रोड्यूसर को फिनिश अप
बाद में क्या कंज्यूमर रेस जीत रहा है, यहाँ पर कंज्यूमर के बजाय प्रोड्यूसर रेस जीत कर रहा है, तो आपका जो रिजल्ट आया ये रिजल्ट आपका 3 और 5 आया। और इसी को मैं बोलता हूं इनकंसिस्टेंट ऑफ रिजल्ट। इसको मैं क्या बोलता हूं? इनकंसिस्टेंट ऑफ रिजल्ट। और इसी इनकंसिस्टेंट ऑफ रिजल्ट को ही बोला जाता है रेस कंडीशन। इसलिए मैंने बोला कि जो रिजल्ट जो डिपेंड कर रहा है, या जो रिजल्ट जो डिपेंड कर रहा है वह डिपेंड कर रहा है प्रोसेस के एग्जीक्यूशन सीक्वेंस पर, कि प्रोसेस का एग्जीक्यूशन सीक्वेंस में किस तरह से अप्लाई किया हूं। इसलिए इसको मैं बोलता हूं कि यह मेरा रेस कंडीशन है। मैंने एक बेहतरीन टॉपिक लिया मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, और आपको मैंने फील कराने की कोशिश किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम में या सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म यदि फेल होती है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि एक ऐसी टॉपिक से लेंगे जहां से आपको फील कराने की कोशिश करेंगे कि यह टॉपिक एक्चुअल हमारे पास क्या मायने रखती है। तो मैंने इस टॉपिक के जरिए, इस टॉपिक की कॉन्सेप्ट की वजह से मैंने आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप जहां से भी हो, आप ऑनलाइन या इस वीडियो को आप देख रहे होंगे, आपको यह फील करने की कोशिश कर रहे होंगे कि इंजीनियर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, इंजीनियर्स एकेडमी यदि मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो मैं कोई गलत अपने लाइफ का ट्रैक नहीं चूज कर रहा हूं, क्योंकि यहां की जो फैकल्टी है, जो कॉन्सेप्ट देती है विथ द वर्चुअल, जो आपका सेम इन्वायरमेंट, जो गेट में प्रॉब्लम आते हैं उस गेट के प्रॉब्लम का सेम आपका मैच होता है लेवल। तो यदि आप इसको यदि ज्वाइन करें, यदि आप फील करें, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि यदि आप तुरंत ज्वाइन ही करें, बट आप इसको ज्वाइन यदि कर रहे हैं तो आप ये बात समझ लीजिए कि आप गलत ट्रैक पर नहीं है। आपका पाथवे है, वह पाथवे आपका राइट वे ट्रैक है। यदि कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर अब क्या हो सकता है, मेरे पास तो सब डिले हो चुका है, अब मेरे को तो आपका जो वीडियो मिला वो मुझे बाद में मिला, वह वीडियो मुझे बाद में मिला, अब तो मेरे समय जो 6 मंथ बिफोर पीछे जा चुके हैं, अब तो जून महीना कंप्लीट होने, अब आपका नेक्स्ट महीना मेरे फरवरी जो कमिंग फरवरी, उसमें तो गेट के एग्जाम होंगे। तो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि आपने कोई डिले अभी नहीं किया है, आपने अभी कोई डिले नहीं किया है, क्योंकि हमारे इंजीनियर्स एकेडमी पे 27 जून को नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमारे साथ अपने करियर की नई ऊंची उड़ान में आप अपना अपने करियर को आपको हम सपोर्ट करेंगे, और आपको अपने करियर की गोल अचीव करने में लिए आपको बल मिलेगा। वह आपको राइट इन्वायरमेंट, आपका राइट पाथवे प्रोवाइड करेंगे, जहां से गेट का दरवाजा आपके लिए ओपन होता है। गेट का दरवाजा ओपन होने के पास आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी होती है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटी, आप आईआईटी जाना चाहते हैं आप आईआईटी जाएं, आईएससी जाना चाहते हैं आईएससी जाएं, या किसी रिनाउंड पीएसयू में जाना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, आप पीएसयू में जा सकते हैं। यदि आपको किसी भी टाइप की क्वेरी की जानकारी है, यदि आपको कोई भी सस्पेंस हो रहा है इस बैच से रिलेटेड, या इस टॉपिक से, या किसी भी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपके सपोर्टिव कॉल नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। आप वहां से आप अपनी बैच की जानकारी ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी मोड में आप आना चाहते हैं। आपसे मैं अभी भी मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप अभी कोई डिले नहीं किए हैं, आप कोई अभी लेट नहीं है, आप सही समय पे सही वीडियो अभी आपको मिली है। आप जहां भी हैं आप इसको आप ज्वाइन करें। ऑफलाइन कैपेबल हैं, ऑफलाइन ज्वाइन करें, ऑनलाइन कैपेबल हैं, आप ऑनलाइन ज्वाइन करें। आपको सब कुछ आपका उसी तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा जिस तरह से आपका जो प्रिपरेशंस है आपका बेटर वे चल सके। यू कैन अचीव ऑन योर गोल, आप अपनी लाइफ में वह जिंदगी की उड़ान भर सकते हैं। Thank you. If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.